प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा। दो क्लास हम लोगों ने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको देख चुके हैं। तो आज का जो क्लास होगा, ठीक है, हम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट बात करने वाले हैं। एक डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड, उससे जो जुड़ा जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और आज हम लोग का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक रहेगा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। और ये बेहतर टॉपिक है ना। आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें भी बहुत सारा जो है सीखने को बहुत सा कुछ मिलेगा। चलिए तो देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको वेक्टर के बारे में कुछ, इसमें क्या क्या आज हम देखने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। सीखने का तो बहुत सारा, लेकिन पहला आज हम लोग देखेंगे पहले वेक्टर। ठीक है, वेक्टर जो है ना उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे 3D में। अभी हम लोग जो भी देख रहे थे 2D में देख रहे थे, थोड़ा सा मैं 3D में बात करूंगा, 3D के बारे में। इसको हम बात करूंगा 3D में देखूंगा, 3D इन द सेंस 3 डायमेंशन में देखूंगा। दूसरा हम लोग आज बात करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बात करेंगे? प्रोजेक्शन पर बात करेंगे, प्रोजेक्शन क्या होता है। तीसरा हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे डायरेक्शन। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा डायरेक्शन कोसाइन। और चौथा टॉपिक रहेगा हम लोगों का डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। तो प्यारे बच्चों, ये जो तुम टॉपिक देख रहे हैं इसमें पहला देखना है वेक्टर किस फॉर्म में देखना है हमको, 3D में देखना है कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर प्रोजेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। आज हम लोग 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और बेहतर टॉपिक है और मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जैसे कि आपको पहले से मैं बता चुका हूँ कि भाई जो भी क्लासेस होगा बेसिक से बताऊँ। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर का 3D फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं तो वेक्टर को 3D फॉर्म में देखने वाले हैं। क्योंकि ये आपस में जो है ना प्यारे बच्चों, ये जो आपस में है जो लिंक है, लिंक किया गया हो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। क्लास 10th में हम लोग जो कल एक चीज़ देखे थे, थोड़ा इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, हम लोग थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। कल पढ़े थे डिस्टेंस फॉर्मूला, प्यारे बच्चों पढ़े थे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो पढ़े थे क्लास 10 में पढ़े होगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ चुके हो, तो ये आपको थोड़ा बहुत यूज होना चाहिए। अच्छा, ये जो देखे थे प्यारे बच्चों किस फॉर्म में देखे थे, 2D में देखे थे। क्या चीज में देखे थे? 2D में। क्योंकि क्या है कि आपको 3D को विजुअलाइज करने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको नहीं हो, कोशिश क्या इनफैक्ट आपको नहीं ही होगा। आप केवल रिलेट करोगे 2D को, रिलेट करोगे किससे? 3D से। अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये 2D में पढ़ना था हमको। 2D में पढ़ चुके मतलब जिसमें 2 डायमेंशन होता है। इसमें आप देखे होगे कि या तो x एक्सिस था या फिर क्या था, y एक्सिस था। यही पढ़े हो प्यारे बच्चों, इसी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। अगर ये 3D में होता तो कुछ नहीं, 3D में अगर होता यही चीज़, अगर 3D में होता डिस्टेंस फॉर्मूला अगर 3D में होता तो कुछ नहीं करता, सेम चीज़ आता आपका, सब चीज वही होता है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाता प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता, प्लस इसको लिख सकते एक पॉइंट और जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर जाएगा, एक एक्सटेंड हो जाएगा। क्योंकि इसमें 3 आ जाएगा ना, जैसे कि आपको पढ़े होगे थोड़ा बहुत, मैं इस पर डिटेल बात करूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक आपको पहले से आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए प्यारे बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का पहले से जानते हो आप। डिस्टेंस फॉर्मूला जब यूज करोगे 3D में यूज करोगे, ये 2D था। 2D में हम लोग देखा, 3D में हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे देखते हैं कुछ, यहाँ x लिख रहे हैं, यहाँ y है, और ये क्या लिख रहा है, z लिख रहा है। तो 3D में आपको कितने डायरेक्शन हो गए? 3 हो गए, x भी है, y भी है, और क्या है, z है। तो x y z में पॉइंट आएगा, इसलिए इसमें आपको जैसे x है तो क्या होगा, इसमें x1 y1 दोनों था, y था तो क्या था, x y1 और y2 था। तो अगर z आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। जैसे जिस तरह से 2 लोग हैं तो 2 थाली लग रहा है, अगर तीसरा लोग आ जाएगा तो 1 थाली और बढ़ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट सब चीज सेम होगा। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट और आ गया तो क्या लगेगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ज़्यादा डिटेल में अगर समझना है कि सर क्या होता है भी, आप केवल समझो
कि एक ऐड हो जाएगा, मतलब पहले 2 लोग थे तो 2 खाली लगता था, 3 लोग आ गया तो एक और लगा दो भाई, Z2 माइनस Z1। हाँ समझ में आ गया। चलो तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी मैं बोलूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला तो 3D में बोलूंगा तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर जाना चाहिए। आई होप ये आपको यूज में आएगा भी, क्लिक करेगा भी, ठीक है। चले आगे। चलो अब इसमें क्या है, अब हम लोग 3D में इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अभी हम पहले वेक्टर को देखना चाहेंगे 3D में। तो वेक्टर को 3D में देखो भाई, किस तरह से वेक्टर को 3D में हम वो दिखाते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हो 3D में अगर देखा जाए इस प्रकार से होता है, ये x लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। कुछ लोग इसको हमेशा जब भी लिखना है तो किस डायरेक्शन में लिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जनरली ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम जिसको जो है ना आपको यहाँ से बताएंगे, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। एक काम करते हैं बुआ, ये इसी x ही रखते हैं इसको, ये x है आपका, ये आपका y है, या क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। पहले बच्चों जो x y z लिख रहे हो हमेशा किस फॉर्म में लिख रहे हो, लोग लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस कैसे लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर x है तो ऐसे उधर y नहीं आ जाएगा, अगर इधर x लिखे हो तो y हमेशा कहाँ आएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। आप ऐसे समझो ना कि अगर x को x माने हो, अगर ये x आपका है, देखो ये आपका x है तो y आपका इस तरह से हो जाएगा, y इस तरह से मूव कर जाएगा और z आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, x है आप x ऐसे लिखो है ना, इसमें उतना विजुअलाइज नहीं होगा, इस पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो भाई ऐसे, अगर आप x है ये क्या है, y है और क्या है ये z है, तो अगर x इस तरह से लोगे ना तो y इस तरह से मूव हो जाएगा और z कहाँ हमेशा कहाँ होगा, ऊपर होगा। अब देख रहे हो x y और क्या है z क्या ऊपर है, ठीक है। आपको हमेशा डायरेक्शन में जाना है, आप दिमाग में रख सकते हो किस डायरेक्शन में चल रही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, पहले ऐसे जा रहा है ना, फिर किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स वाई जेड लिखो किस डायरेक्शन में लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे। चलो तो प्यारे बच्चों ये बात समझ लिया कि इसमें हम देख चुके हैं, अभी आपने देखा कि लिखना कैसे है, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्स कैसे लिखना है। एक बार फिर से बनाते हैं इसको, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन होता ही होता है, 3D है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, x y z मेरे पास गिवन है ना, x भी है y भी है और क्या है z भी है। प्यारे बच्चों ये वास्तव में z इस तरह से नहीं, तीनों ये आपका 90 डिग्री समझ में आ रहा है, बट मैं ये बोलूँ कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये भी सब हुआ तीनों जो है 90 डिग्री है। एक्चुअली में हुआ ये है कि आपका x और y पहले से था, x और y पहले से था, और ये जो z है ना x और y पहले से था, और z जो भी इसी पे आ रहा है। अब तुम देख पा रहे हो तीनों दूसरे पे परपेंडिकुलर, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, देख रहे हो तीनों क्या है दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चूंकि ये x y z जो है इसका परपेंडिकुलर ऐसे नहीं लिया, ऐसे होना चाहिए ना, कैसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अब चूंकि हवा में तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसलिए उसको थोड़ा सा लिटा दिया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो लेटा हुआ नहीं है ना, एक्चुअली में वो लेटा नहीं है, उसको आप जो है अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये वास्तव में कैसे है, परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है। चलो तो यहाँ तक तो आप लोग देख लिए कि क्या इसमें चल रहा था कहानी, इसमें जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे थे। तो अब इस बात को समझते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या सिचुएशन और भी बन सकता है उसको देखते हैं, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, तो अब इसमें हमको पॉइंट दिखाना हो तो देखो बुआ, अगर एक्स वाई जेड है तो पहले एक्स में क्या होता था, कोई पॉइंट अगर लेते थे तो क्या होता था, पहले पॉइंट लेते थे उसमें एक्स होता था, क्या होता था वाई होता था। भाई एक और आ गया, पहले 2 भाई था एक और भाई आ गया, तो क्या लोगे, एक और हो जाएगा ना, कौन सा हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब 2D को 3D में आप क्या करो, कन्वर्ट कर सोचो, जब भी 3D का पॉइंट आया तब सोचो पहले 2D के फॉर्म में, तो पहले एक्स और वाई था, जेड आ गया था, जेड लिख दो, ठीक है। पहले अगर इसको अब जोड़ते थे ऐसे पॉइंट अगर जोड़ते थे इससे, है ना, तो आप क्या लिखते थे, पहले ओ से पी वेक्टर लिखते थे ना, ओपी वेक्टर लिखते थे आप। जब ओपी वेक्टर लिखते थे क्या लिखते थे, पहले लिखते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एक और आ गया था, क्या एक ऐड कर दोगे, जेड जे कैप, जेड के कैप, सॉरी जेड क्या लिखो, के कैप। यहाँ पे जो के कैप है किसका डायरेक्शन बता रहा है, जेड का बता रहा है, ठीक है। पहले चीज ये समझ में आ रहा है। अब थोड़ा बहुत ही तो आपको 2 पता है, तो तीसरा के लिए थोड़ा बहुत इतना कर सकते हो। अब एक से सोच के देखो, अगर ध्यान से देखना है प्रोजेक्शन, एक बात इसमें और भी बच्चे को मैं 2D को भी रिलेट कर साथ साथ 2D को आपको सामने से बताता हूँ, 2D में
2D जो देख रहे थे वो था मेरा एक्स था, क्या था, वाई था। कोई पॉइंट अगर ले रहे हो, है ना, पॉइंट अगर ले रहे हो, पी ले रहे थे पॉइंट, यहाँ पे एक्स कॉमा क्या था, वाई था। यहाँ पे क्या था पॉइंट, एक्स कॉमा वाई था। तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या हुआ, थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप इसमें क्या क्या देख सकते हो, ये आपका एक यहाँ से एक डिस्टेंस था। प्यारे बच्चों देखो क्या क्या जानते थे इससे पहले, ये क्या था आपका, वाइड था। ये इसको जो आप ओपी जो वेक्टर है, इसको क्या लिखते थे, ओपी वेक्टर, या इसको ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो ना, क्योंकि लेंथ तो है, ओ से पी तक का क्या लेंथ ही है। और हम इसको थोड़ा देर के लिए आप याद करो तो मैं आर इज्यूम कर देता, क्या था, आर था। आर वास्तव में क्या, जो वेक्टर है ओपी उसका क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ही मतलब आर है। अगर देखा जाए क्लास 10 के हिसाब से देखो तो क्या है, हाइपोटेनस है ना। और फिजिक्स के लैंग्वेज में देखो तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आदमी एक ही है, नाम अलग अलग। और सबका अगर निकालोगे डिस्टेंस तो फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है, जो जानते हो। मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आप देख रहे हो थीटा, यहाँ पे सब चीज देख रहे हो, तो इसमें हमको क्या था पॉइंट, पहले एक्स कॉमा क्या था, वाई था। डिस्टेंस निकाल देते थे क्या था, डिस्टेंस अगर ओ से पी तक का डिस्टेंस निकाल देते क्या आता था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या आता था, वाई स्क्वायर आता था। इसको अगर यहाँ यही आता था ना, अगर इसको वेक्टर में लिखते थे, अगर ओपी वेक्टर लिखते थे तो क्या था, पहला एक्स आई कैप प्लस क्या था, वाई जे कैप। 2D में हम लोग यही तो पढ़ते थे। ऐसा मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आया, तो अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे बुआ, तो मैग्नीट्यूड निकालो क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। ये आपका क्या था, मैग्नीट्यूड था। इसी को हम थोड़ा देर क्या मान के चलते थे, आर मान के चलते थे। 2D में देख चुके, 3D में इसको अगर देखा जाए, 3D में, अरे प्यार में ध्यान से मैं बताने जा रहा था इसमें प्रोजेक्शन के बारे में। अभी आपका पोजीशन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से। पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, कोई पॉइंट का एक्स के लॉन्ग, देखो बहुत सारा मीनिंग है लेकिन आप थोड़ा सा समझने के हिसाब देखो, कोई पॉइंट पी है, उसका एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस होता है, एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस निकालोगे, किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, ये एक्स है आपका, और एंगल जो कितना फॉर्म कर रहा है, थीटा फॉर्म कर रहा है, और ये आपका डिस्टेंस क्या मिलेगा, आर लिखा रखा है, ठीक है। तो आपको बताए थे कि अगर इसमें कॉस थीटा लगाओगे, कॉस थीटा का लगाते हो प्यारे बच्चों, तो कॉस थीटा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लगाओ तो बी बाई एच होता है, बी कौन सा हो जाएगा, एक्स, और एच कौन सा हो जाएगा, आर, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर। कितना हो गया, एक्स बाई आर हो गया। तो एक्स इक्वल टू अगर निकालोगे एक्स के लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स का पहले क्या है, आर कॉस थीटा है। यही आर कॉस थीटा जो होता है ना, इस पॉइंट पी का जो आप देख रहे हो, ये आप इसका नाम दे दो, ए दे दो, ए पी का क्या होगा, प्रोजेक्शन हो गया। जो पॉइंट पी से जो डाल रहे हो क्या होगा, प्रोजेक्शन। यार बेटा एक वर्ड है, जैसे बिहार वाले बच्चे या सीबीएसई बच्चे को प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। अगर देखा जाए प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, मतलब हिंदी बात करो तो क्या होता है, परछाई होता है। अब वो लाइट पड़ रहा है, मान लो तो परछाई है, कोई आदमी मैं खड़ा हो तो इसका परछाई कहाँ, ग्राउंड पे ही बनेगा ना, कहाँ बनेगा, ग्राउंड पे बनेगा। तो हमसे पूछ रहा है, तो वही परछाई नहीं बोल के हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो पोजीशन पूछ रहा है मतलब ये बता रहे हैं। तो पोजीशन डिपेंड ये भी करता है कि उसका हाइट क्या है, ठीक है, और लाइट किस एंगल पे लाइट पड़ रहा है। तो उसमें दो बात है, परछाई निकालेगी हमको एंगल पर, चूंकि अब यहाँ पे होगा तो उसका एंगल कुछ और होगा, परछाई कहीं और बनेगा। अगर लाइट यहाँ से पड़ेगा तो परछाई का लेंथ कुछ और होगा। तो परछाई के लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। तो एंगल ध्यान रखना कि एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, मतलब किस एंगल से आपका लाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो एक एंगल चाहिए, दूसरा आपको देखना है कि परछाई बनेगा कहाँ, ग्राउंड पे बनेगा। तो उसको इसमें क्या होता है, एंगल के रेफरेंस में आपको जो आपका परछाई होता है छोटा बड़ा होता है। तो इसी परछाई को आपको बोला जाता है प्रोजेक्शन। क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन। और किसके एलॉन्ग लेते हो आप, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स पे ग्राउंड तो क्या होगा, एक्स पे ही होगा ना, ग्राउंड का होगा एक्स पे ही होगा, क्योंकि ये ओरिजेंटल है। क्लियर हुआ। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, दो बात, पहला से पोजीशन का मतलब क्या हुआ, परछाई होता है। परछाई कहाँ बनेगा, वो ग्राउंड पे बनेगा। परछाई किसके अलोंग देखोगे, एंगल के, सॉरी एक्स के अलोंग देखोगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, किसके रेफरेंस में देखोगे, एंगल के रेफरेंस में। क्यों सर, क्योंकि एंगल जैसे जिस एंगल पे आपका लाइट पड़ेगा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका परछाई का लेंथ होगा नहीं होगा। लाइट यहाँ पड़ेगा तो परछाई कुछ और बनेगा, लाइट इधर से दोगे तो परछाई कुछ और बनेगा। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होगे। पोजीशन का मतलब वो परछाई, परछाई कहाँ बनेगा, ग्राउंड पे बनेगा। तो हमेशा किसका वैल्यू निकालोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि हमेशा ग्राउंड पे बात होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको बताया, किसके रेफरेंस में देखोगे, एंगल के रेफरेंस में। क्यों सर, एंगल के रेफरेंस क्यों देखेंगे, क्योंकि एंगल ही डिपेंड करता है कि आपका जो परछाई जो होगा, जो प्रोजेक्शन होगा, वो कितना लॉन्ग होगा, कितना स्मॉल होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। तो जो आर कॉस थीटा जो हुआ, ये जो आर कॉस थीटा, यही क्या हो गया,
प्रोजेक्शन हो गया। क्या हो गया? ये प्रोजेक्शन हो गया। क्लियर? आर कॉस थीटा क्या हो गया? प्रोजेक्शन हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना था? थीटा ही था। आपका क्या था? ये आर था, तो आर कॉस थीटा हो गया। तो वो अगर कैलकुलेट में आपको ध्यान से देखो, अगर कोई पॉइंट दे दे, ओ दे दे, और एक्स है या वाई है, और सीधा सीधा मान लो यहाँ पे दे रहा है 30 डिग्री दे रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ दे रखा है 5, तो प्रोजेक्शन पूछ देगा तो सीधा सीधा लगाओगे, क्या लगाओगे? 5 cos 30। पोजीशन क्या हो जाएगा? 5 cos 30। अब सिंपल सी बात, आप सोचो ऐसे, ये क्या हो गया आपका? x हो गया, ये आपका क्या होगा? y हो गया, क्या हो गया? आपका हाइपोटेनस हो गया। तो cos थीटा लगा होगा तो क्या होगा? cos 30 इक्वल टू क्या होता है? b बाई एच। b कौन x है और h कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? पोजीशन हो गया। 5 cos थीटा क्या हो गया? प्रोजेक्शन हो गया, परछाई हो गया। तो इसका क्या निकालोगे? 5 इंटू cos 30 का कितना होता है? √3/2 होता है। मतलब आंसर हो जाएगा 5√3/2। तो परछाई कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है कि उसका एंगल किस फॉर्मेट में जा रहा है। उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। तो मैं कुछ बता रहा था, पोजीशन आप देख रहे हो बुआ, पोजीशन यहाँ पे क्या हो गया? आर कॉस थीटा। अब आर के जगह एल रहेगा तो एल कॉस थीटा, आर के जगह पी रहेगा तो पी कॉस थीटा, आर के जगह 5 है तो क्या होगा? 5 कॉस थीटा, ठीक है। अगर 7 रहेगा तो क्या होगा? 7 कॉस थीटा। क्लियर? कॉस थीटा जो होता है वही आपका क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। उम्मीद है। और किसके आप देखते हो डिफरेंस में कौन सा ले लोगे? एंगल ले लोगे, और एंगल ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए कि पोजीशन क्या होता है बुआ, ये हो गया। तो ये हम लोग देखे थे 2D में देखे थे। अब 3D में अगर देखा जाए, 3D में देखा जाए तो पोजीशन मतलब हमेशा पोजीशन कहाँ बनेगा भाई? जमीन पे भी, हवा में थोड़ी पोजीशन बनता है, ग्राउंड पे बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं। 3D में हम लोग बात करते हैं। तो 3D में बुआ अभी आपको 2D में क्या होना चाहिए? अगर कोई पॉइंट, अगर एक मिनट ध्यान समझना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अच्छे से देखना भैया। अगर मान कर चलते हो कोई पॉइंट है मेरे पास, कोई पॉइंट ही ले रहे हो, कोई पॉइंट ले लेते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये ध्यान से, ये एक्स के साथ अगर एंगल बना रहा है अल्फा, एक्स का नाम एंगल अल्फा, इस पॉइंट का नाम पी ले लो। तो जो पॉइंट पी है, एक्स में भी गया होगा, वाई में भी गया होगा, क्या होगा? जेड में भी गया होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर बात करोगे बुआ, तो एक्स लिखोगे, वाई लिखोगे, और क्या लिखोगे? जेड लिखोगे। अगर इसका ये ओ है, तो अगर ओ से पी तक का अगर पोजीशन पूछेगा तो क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर में क्या लिखोगे? यही होगा ना बुआ, क्योंकि पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। पहले कितना था? 2 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। तो ओपी पहला पॉइंट होगा, ओपी वेक्टर का पोजीशन के, ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और क्या हो गया? जेड कैप। अगर आपसे पूछा जाएगा सर इसका मॉडुलस हमको चाहिए, मॉडुलस ओपी वेक्टर का मोड चाहिए हमको, तो पहले क्या मोड हुआ करता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले 2 ही था, अब 3 आ गया, तो क्या करोगे? इसको मिटा देता हूँ। अगर 3 आ गया तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। इसमें क्या है भाई? पहले 2 लोग के लिए थाली लगता था, अब 3 लोग आ गए तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो ओपी वेक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा तोप थोड़ी है। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देख पा रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। और देखो, देखा जाए तो वो इसी को तो हम आर मानते थे ना, तो क्या हो गया? एक्चुअली में किसका वैल्यू है? आर का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? आर का वैल्यू है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तो आपको पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, आपका पास क्या हो गया? मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हो, एक्चुअली में लेंथ निकाल सकते हो। पहले उसे ध्यान से देखोगे तो हम वही काम किए हैं। इसको जो कोऑर्डिनेट देख रहे हो 0,0 देख रहे हो, तो इसका कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0,0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड का डिस्टेंस निकालोगे, ओ से पी तक डिस्टेंस निकाल क्या होगा? एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, और सबका क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। यही रिजल्ट आएगा। तब मैग्नीट्यूड बोल देगा या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, रिजल्ट सेम आएगा। इसको क्या दिए थे वो? आर दिए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आता है सर इसका प्रोजेक्शन बताना है, प्रोजेक्शन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? प्रोजेक्शन होगा। तब वो ये जो इसका प्रोजेक्शन जो होगा कहाँ बनेगा? अगर ये एक्स में है, ये पॉइंट है, एक्स पे बनेगा। अगर ये वाई के वैल्यू में देखेंगे, किस पे बनेगा? वाई पे बनेगा। अब जेड के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि सर जेड इधर कैसे बनेगा? वो वास्तव में जेड ऐसे है, इस तरह से है। जेड अगर इस तरह से बनाया तो किस पे बनेगा? जेड पे बनेगा। भाई जब कोई पॉइंट एक्स पे बनेगा और वाई बनेगा तो उसमें क्या बनेगा? जेड पे बनेगा। जेड उतना विजुअलाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। तो अगर देखा जाए बुआ, अगर देखा जाए तो ओपी जो है, ओपी वेक्टर, इसका अगर मैं पोजीशन निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन निकालना चाहूँ 2D में, अगर पोजीशन निकालने के लिए बात आया था 2D में,
तो आप देख पाते अगर मान लो यहाँ पे है, अगर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि भाई बताओ इसका पोजीशन पूछेगा, सीधा अगर तो सीधा सीधा क्या लिखोगे, 2 cos थीटा, क्या लिखोगे 2 cos थीटा आ जाएगा। अगर कल के डेट में वो 2 के जगह पे एल रहता तो क्या लिखते हैं, एल cos थीटा। एल cos थीटा क्या हो गया आपके पास, प्रोजेक्शन है। आज चूंकि किसका पोजीशन है, एक्स का है, तो इसको क्या लिखोगे, आई कैप लिखोगे, हाँ कि ना। अगर सर वाई क्या रहता, वाई क्या रहता क्या लिखते हैं, वाई कैप भी बनेगा तो वाई पे ही जाएगा ना भाई, ये क्या बनेगा वाई पे ही जाएगा। तो इसके लिए अभी थीटा यहाँ पे हो गया, थीटा यहाँ पे हो गया, तो इसका भी बी वही होगा, तो ये आपका एल ही रहेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, बट इसमें क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं समझ में आया तो होगा कोई बात नहीं बुआ, इसको फिर से देख लो, एक बार अच्छे से देख लो। इतना तो क्लियर हो गया कि अगर सर पोजीशन की बात चल रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर एल लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर थीटा लिखा हुआ है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। और चूंकि एक्स में जा रहा है, एक्स के लॉन्ग जा रहा है, तो इसलिए आई कैप दिखाना जरूरी होगा, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी चाहिए ना, क्योंकि पढ़ रहे वेक्टर तो उसमें डायरेक्शन जरूरी है। तो अगर प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, और इसको आर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, और किसके लॉन्ग दिखा रहे हैं, एक्स के दिखा रहे हैं, तो मेरे पास मैं लिख सकता हूँ कि थीटा का क्या है, अल्फा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब इसका पोजीशन निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हो, आर कॉस अल्फा लिख सकते हो, किसका वैल्यू हो गया, एक्स का। थोड़ा सा देख लो अच्छे से, है ना, थोड़ा सा नहीं देख समझ में आ रहा था, जैसे मान लो हुआ यहाँ आर लेके चलते हैं, आर है यहाँ पे अल्फा है, आर है क्या है, अल्फा है, तो क्या लिखोगे, आर कॉस अल्फा, क्या लिखोगे, आर कॉस अल्फा। तो किसके अलॉन्ग गया है बुआ, एक्स के अलॉन्ग गया है, तो इसका क्या होगा, एक्स के अलॉन्ग गया है, तो क्या होगा, आर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, आर कॉस अल्फा। अब वाई के अलॉन्ग देखो बुआ, अगर कल के डेट में वाई हो जाए, अगर वाई के अलॉन्ग देखोगे, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ अगर वाई के साथ एंगल बना रहा होगा बीटा, वाई के साथ एंगल क्या बना रहा होगा, बीटा, तो क्या हो जाएगा भाई, आर कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई, आर कॉस बीटा वाला क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अगर जेड के लॉन्ग देखो, जेड के साथ जो है, यही लाइन जो जेड के साथ जो लाइन एंगल बना रहा है, मतलब जेड के साथ जो एंगल बना रहा है वो गामा बना रहा है, तो बुआ ये जो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस गामा, क्या हो जाएगा, आर कॉस गामा। ये वास्तव में क्या निकाल रहे हो, आर कॉस गामा क्या पोजीशन है, ये आर कॉस बीटा क्या पोजीशन है, किसके लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, और आर कॉस अल्फा किसके लॉन्ग है, पोजीशन एक्स के लॉन्ग। एक्स वाई जेड है आपका, एक्स वाई निकाल लिए आप, एक्स वाई जेड निकाल लिए, तो आप ध्यान से देखो, तो जो तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो क्या अगर हम ओपी वेक्टर जो है, मेरे पास ओपी वेक्टर जो दिया हुआ था, क्या लिखा था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, क्या एक्स के में मैं पुट कर सकता हूँ, एक्स के में क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप, और यहां क्या लिखोगे बुआ, आर कॉस गामा की कैप, आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप, आर कॉस गामा के कैप। ऐसा क्यों सर, चूंकि आपने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लिया था, बस एक्स की जगह पे वाई की जगह पे और जेड की जगह रख दिए। तो बुआ ये जो देख पा रहे हो, ये जो आया है, ये ओपी वेक्टर आया ना, क्या आया, ओपी वेक्टर आ गया। तो यहाँ जो देख रहे हैं, ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है, कॉस गामा है, ये जो कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा एक दिख रहा होगा आपको, कॉस बीटा भी दिख रहा होगा, और जो कॉस गामा है देख रहे हो, इसी को बोलते हैं, ये जो है ना, आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन, इसी को बोलता है डायरेक्शन कोसाइन। सीधा सीधा बोल सकते हो कि भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर नोन एज क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। कभी कभी इसको जो है ना, इस बात को जो आप देख रहे हो एल कॉस जो है ना, इसको लिखता है एल लिखता है, एल लिखता है कॉस अल्फा को, एल किसको लिखता है, कॉस अल्फा को, एम लिखता है कॉस बीटा को, और एन लिखता है कॉस गामा को लिखता है। ठीक है, तो कभी कभी आप देखोगे इसी बात को अगर लिखना चाहो, इसी बात को लिखना चाहे अगर 4 पॉइंट में देखो, इसी का पॉइंट 4 पॉइंट, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एल आर आई कैप, आर एल बोल दो, आर एम जे कैप प्लस आर एन के कैप। देख पा रहे हो, ये जो देख रहे हो, आर एल आई कैप प्लस आर एम जे कैप प्लस आर एन के कैप, क्योंकि कॉस अल्फा को ए लिखता है, कॉस बीटा को एम लिखता है, कॉस गामा को एम लिखता है। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप पोजीशन समझ गए कि ये एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा कैसे आया, तो मतलब ये आसान हो लगेगा। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर बोल नहीं सकते कभी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, इसका एक बार कोशिश समझाने की कोशिश करते हैं।
ये जो कैसे आया, चूंकि चीजें देखो यहाँ पे एक चीज मैंने बताया कि जनरली ओपी वेक्टर लिखते थे तो क्या लिखते थे, एक्स आई कैपिटल वाई जे क्या लिखते हो। इसमें एक नया पॉइंट आ गया जेड, आपके पास इसमें 3D में एक जेड आ गया, तो क्या करोगे भाई, जेड कैप लिख दोगे। मोड कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते थे। अब इसमें एक नया पॉइंट आएगा जेड, तो जेड स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब मुद्दा यहाँ पे सर जो ओपी वेक्टर है इसका यहाँ एक्स जो है ना, एक्स के आर कॉस का अल्फा, वाई के जगह पे आर कॉस बीटा और जेड के जगह पे आर कॉस गामा कैसे आ गया। तो बुआ ये वास्तव में देखा जाए तो अगर दूसरे हिसाब सोचोगे, अगर एक मिनट और भी थोड़ा सा दूसरे हिसाब से भी देख आपको बता देता हूँ, अगर जिसमें आपको बच्चे कंफर्टेबल हो समझ जाए, इसको दूसरे हिसाब से सोच सकते हो। दूसरे हिसाब सोचने के ये है, अगर मान लो वो एक्स है, वाई है और जेड है, तो अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, कोई पॉइंट पी ही ले रहे थे, पी था आपका, तो इसमें क्या कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स था, वाई था और जेड था, है ना। तो अगर ओरिजिन ले रहे हो तो अगर ये एक्स के साथ जो ये जो लाइन है ओपी, एक्स का कुछ एंगल बनाएगा ना, अल्फा बनाएगा ही बनाएगा, हाँ कि ना बनाएगा, गुड। और ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या मान के चल रहे हैं, आर मान के चल रहे हैं, ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या है, आर लेके चल रहे हैं। चलो, तो अगर आप ऐसे डॉट बना दोगे तो आप देख पा रहे हो कि कौन सा ट्रायंगल बन गया सर, राइट एंगल बन गया। अब इस राइट एंगल में जब यहाँ पे कॉस अल्फा लोगे, लिखोगे टेकिंग कॉस अल्फा, टेकिंग कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इसको ये आपका एक्स हो गया, या क्या होगा वाई है, जेड वाला तब लिए नहीं अभी हम, क्योंकि इधर जेड का बात था ना। तो कॉस अल्फा अगर देखोगे तो क्या होगा, बी वही होता है, तो बी कौन सा आपका एक्स है और एच कौन सा आपका आर है, तो यहां से निकाल सकते हो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा। ऐसे भी सोच सकते हो, एक्स कितना आ गया हुआ, आर कॉस अल्फा आ गया, कितना आ गया, एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा। अब मेरे अकॉर्डिंग सोचोगे, परछाई के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका एंगल ये रहा और आपका परछाई यहां बनेगा, ठीक है। तो जब इसमें क्या लिखोगे, सीधा आर कॉस अल्फा लिखोगे, वही बात है आर कॉस अल्फा, मैं तो यही बता रहा था थोड़ा देर पहले। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से भी समझ गए होंगे। सर वाई के लोग कैसे लेंगे, ठीक है वो इधर समझ गया तो उसको मिटाते हैं, लिख लेना आप लोग कॉपी में, लिख लेना, मेंशन नहीं करना। अगर वाई के लोग लेना चाहोगे बुआ, ये जो पॉइंट है ना, वाई कैसे जाएगा, ध्यान से देखो वाई आगे। अब ये वाई के साथ जो एंगल बना रहा है ना वो बीटा बना रहा है, तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। और बीटा और ये परपेंडिकुलर हो गया बुआ, ये हाइपोटेन्यूज है आ रही है, और ये क्या हो जाएगा बेस होगा, तो जो परछाई बनेगा देखा जाए तो यही तो बनेगा। तो इसको क्या लिखोगे, आर कॉस, क्या लिखोगे आर कॉस बीटा, परछाई के हिसाब से तो यही लिखोगे आर कॉस बीटा लिखोगे। लेकिन अगर सोचोगे कि कैसे बन गया है सर, तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका यहाँ से एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या बेस है। तो जब इसमें टेकिंग करोगे, टेकिंग लोगे भाई, जब कॉस बीटा लोगे, टेकिंग कॉस बीटा, जब कॉस बीटा लोगे प्यारे बच्चों, तो कॉस बीटा लोगे तो क्या लिखोगे, बी बाई एच होता है। तो बी आपका कौन सा, बेस तो यही है ना, बेस तो यही है, और बेस ये क्या वाई होगा ना भाई, तो चूंकि वाई कर लियो ना तो बेस क्या हो जाएगा, तो वाई अपॉन एच कितना हो जाएगा आर है, तो यहाँ से करोगे क्या हो जाएगा आर कॉस बीटा इक्वल क्या आ गया वाई। तो यहाँ से भी सोच सकते हैं कि वाई क्या आ गया आर कॉस बीटा। आप सोचोगे सर जेड को भी समझा दो, भाई जेड तो खुद अभी लेटा हुआ है, ये तो अगर जेड ऐसे लिखोगे ना, जेड इस तरह से होगा, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ से आप ऐसे 90 बनाओगे, यहाँ पे ये जेड हो गया, फिर यहाँ गामा बनाएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तो एंगल जो बना रहा है वो कितना बनाया है, गामा बनाएगा। तो आप सिमिलरली भी सोच सकते हो, जब गामा यूज करोगे, सॉरी जेड यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा आर कॉस क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका उम्मीद है कि आप देखो भाई, जब एक्स और वाई को समझ आओगे ना तो जेड उसके अकॉर्डिंग आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दोनों तरह से आ गया। तो पहले जो इसमें जो कॉस अल्फा देख रहे हो, कॉस बीटा देख रहे हो, कॉस गामा देख रहे हो, यही आपका क्या है डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन कोसाइन आप एक बात तो समझ गए कि सर ये चीज देख रहे हो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ गया, इसी को क्या लिखते हो एल एम और क्या लिखते हो एन। इसमें बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मिटा देना, कि जो कॉस का अल्फा है, कॉस पर बीटा है, जो कॉस पर गामा है, इसका रिजल्ट 1 होता है। कैसे सर, पहले बच्चों आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बात समझ आएगा कि आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, इसका अगर मोड निकालना चाहोगे, आप ओपी वेक्टर देख रहे हो, ओपी वेक्टर फिलहाल आपके पास ओपी वेक्टर क्या है, आपके पास फिलहाल ओपी वेक्टर आपके पास यहाँ पे आपके पास अभी ओपी वेक्टर क्या है, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस
गामा के कैप। पहले जब इसका मोड निकालोगे आप, ओपी वेक्टर का जब मोड निकालोगे, ठीक है, तो मोड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। इस बार एक्स के जगह कौन बैठा हुआ है, आर कॉस अल्फा, तो क्या लिख सकते हो, आर कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, प्लस वाई के जगह कौन बैठा हुआ है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हो। जेड के साथ कौन बैठा है, क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हो, हाँ कि ना, लिख सकते हो। अच्छा बुआ, यही जो ओपी वेक्टर था इसी का दूसरा फॉर्मेट है ना, क्या दोनों डिफरेंट है, सेम है, सब तो सेम ही है सर, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये आप एक्स वाई जेड में लिखे हो, इसी एक्स को पोजीशन में लिख दियो आप, है ना, है तो एक ही है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वही मैग्नीट्यूड इसका भी आएगा, बस फॉर्मेट चेंज है, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखो तो क्या ओपी के जगह, ओपी जो मैग्नीट्यूड है क्या लिख सकते हो उसको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हो, या इसको आर भी तो लिखे हो ना, ओपी वेक्टर क्या मेंशन किया हुआ, आर मेंशन किया हुआ, आर इज इक्वल टू क्या हो लिखोगे, यही आएगा आपके पास, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। मुझे स्क्वायर हटाना है, दोनों रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। जब स्क्वायर कर लोगे बुआ, स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और तीनों में देखो तो आर स्क्वायर सब में कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन ले लो बुआ, तो बचेगा आपके पास क्या चीज, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब देख रहे हो, अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे बुआ तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। अब वो आर स्क्वायर से कट गया तो आप देख पा रहे थे रिजल्ट आ गया आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख पा, ये जो कॉस अल्फा था, कॉस बीटा था, कॉस गामा था, क्या था, डायरेक्शन कोसाइन था, क्या था, डायरेक्शन कोसाइन था। इसका मतलब सर ये रिलेशन हो गया, डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशन हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 होता है। इसी को आप कभी कभी बुक में देखोगे, कॉस अल्फा को क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा क्या चीज रेफर करते हो, एल से, इसी को लिखोगे एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट है आपका, एल का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो प्यारे बच्चों ये आपने देखा कि 3D में क्या होता है, हम 2D में क्या एक्स वाई जेड जानते थे, वैसे एक नया पॉइंट आ गया तो क्या करोगे, जेड लगा दो। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हम जानते थे कि एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जानते थे, तो उसमें एक नया पॉइंट आ गया जेड, इसको निकाल लो। तीसरा हमने देखा कि ओपी वेक्टर को जो एक्स है ना, एक्स, अब पोजीशन निकालें एक्स के अलोंग, है ना, तो पोजीशन कैसे निकालें बताएं भाई, पोजीशन कहाँ बनेगा भाई, जमीन में बनेगा। पोजीशन मतलब क्या होता है भाई, पोजीशन का मतलब होता है परछाई होता है, तो परछाई क्या बनेगा, मतलब नीचे बनेगा ना, ग्राउंड पे बनेगा, ठीक है। तो ग्राउंड मेरा कौन था, 3D में 3 ग्राउंड है ना, एक्स है वाई है और क्या है, जेड है। तो एक्स पे बनेगा तो क्या होगा, आर कॉस अल्फा, वाई पे बनेगा तो आर कॉस बीटा, जेड पे बनेगा तो क्या होगा, आर कॉस गामा। कैसे बनेगा ये, एक कैसे आया था ये बताया था, थोड़ा डिस्कस किए। अब चूंकि ओपी वेक्टर इसका जब मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो क्या निकालोगे, यही एक्स है वाई है क्या जेड है, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब चूंकि मैग्नीट्यूड इसका निकालो चाहे इसका निकालो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, मतलब इसका क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हो, तो क्या ओपी वेक्टर क्या लिख सकते हो, आर। दोनों साइड स्क्वायर कर लियो बुआ, तो स्क्वायर करने पे हो गया आपका आर स्क्वायर हो गया, इधर आपका रूट खत्म हो गया। अब आर स्क्वायर समेत था, कॉमन ले लिए, शिफ्ट कर दिए, तो कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि जो डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशन होता है तीनों में, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के साथ, वो इसका रिजल्ट सम कितना होता है, स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। अब इसमें एक बात और आ सकता है कि सर हमको ये भी समझना है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया, डायरेक्शन रेशियो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको जो देखना है और भी बात को देखना है, क्योंकि और भी केसेस को देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों एक बात, इसको यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ जो आप देख रहे हो क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना, एक इसमें टॉपिक हमने देख लिया, डायरेक्शन कोसाइन देख लिया, प्रोजेक्शन देख लिया, 3D फॉर्म में देख लिया, एक पॉइंट बचा मेरा बस, डायरेक्शन रेशियो बचा हुआ, वो क्या होता है उसको भी विचार करते हैं। इसको आप लिख लो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो तो
आप 3D को 2D के अकॉर्डिंग आप समझोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। बस आप ऐसा सोचो कि जब दो भाई थे तो दो प्लेट लगाते थे, लेकिन अब तीन भाई हो गए तो तीन प्लेट लगेगा। सिंपल, जो 2D के साथ होता है वही 3D के साथ होता है, बस एक पॉइंट और लगा दोगे। ठीक है, चलो अब एक डायरेक्शन रेशियो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो। तो मैं ज़्यादा डीपली में नहीं आपको समझाता हूँ, बस डीपली ही बात है, बस आपको शब्दों में समझाता हूँ। भाई 3 नंबर्स ले लो, कोई 3 नंबर्स है आपके पास। 3 नंबर्स जो होगा, 3 नंबर्स है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, टू द डायरेक्शन कोसाइन। 3 नंबर ऐसा है जो कि डायरेक्शन कोसाइन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो वो नंबर जैसे दैट इज आपके मान के चलते ए है, बी है और सी है, ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? एल है, एम है और एन है। बुआ एल एम एन कौन है? वही कॉस अल्फा, कॉस बीटा और क्या है? कॉस गामा। प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ये दैट, आप समझ सकते हो मैथमेटिकल टर्म में इसको क्या लिख सकते हो, ये किसके प्रोपोर्शनल है? एल के। बी किसके प्रोपोर्शनल है भाई? बी किसके प्रोपोर्शनल है? एम के। और सी किसके प्रोपोर्शनल है भाई? किसके प्रोपोर्शनल है? एन के, है ना। अच्छा ये एल कौन है? कॉस अल्फा। एम कौन है? कॉस बीटा। एन कौन है? कॉस गामा। तो ऐसा मैं लिख भी देता हूँ साइड में। एल किसको रेफर कर रहा है? कॉस अल्फा को। एम किसको रेफर कर रहा है? कॉस बीटा को। एन किसको रेफर कर रहा है? कॉस गामा को। अब वो तीनों का स्क्वायर का सम कितना होता है? 1। अभी हाल फिलहाल देखते हैं। ठीक है, अब देखो तो इसका हम प्रोपोर्शनल हटाने के लिए बचपन में पढ़े भी होगे भाई कि अल्फा ए इज इक्वल टू, आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आप के लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? के ए लिख सकते हो। इसमें प्रोपोर्शनल हटाओगे तो बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? के एम लिख सकते हो। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या लिख सकते हो? सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? के एन लिख सकते हो। हाँ कि ना? लिख सकते हो। अब इधर से अगर मैं बात कर चाहूँ, अगर निकालना चाहें तो ए के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बटा एल आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। देख रहे हो? कॉमा इसमें क्या लिखो? बी बाई एम, क्या लिख सकते हो? के लिख सकते हो। इधर क्या लिख सकते हो? सी बाई एन, क्या लिख सकते हो? के लिख सकते हो। हाँ कि ना? तो ए बाई एल, बी बाई एम और क्या हो जाएगा? सी बाई एन। ये जो आपका ए बाई एल है और ए बाई एम है और क्या है? सी बाई एन है। अब ध्यान से देखोगे एक चीज, आप उस ध्यान से समझोगे तो ये जो आप देख रहे हो के एल और क्या है यहाँ पे? के एम है और क्या यहाँ पे? सी का वैल्यू कितना है? के एन है। तो अब एक रिजल्ट आप देखो क्या चीज? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, क्या देखे हो? कॉस गामा देखे हो ना। तो इसका अगर यहाँ पे स्क्वायर निकालना चाहे, है ना, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? ए बाई किसका लिख रहे हो? ए बाई एल है, के का वैल्यू, यहाँ पे के का वैल्यू बी बाई एम है और यहाँ पे क्या है? सी बाई एन है। अगर देखा जाए यहाँ से, तो अगर एल का वैल्यू निकालना चाहे हम लोग यहाँ से, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बाई के। हाँ कि ना? बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी बाई के। और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी बाई के। और हम लोग जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं कि एल का स्क्वायर जो होता है, एल का स्क्वायर और एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। हाँ कि ना? तो एल का वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे बुआ, एल का वैल्यू जब यहाँ से निकालने जाओगे, देखो अच्छे से, जब एल का वैल्यू निकालोगे यहाँ से एल का वैल्यू निकालोगे, एल यहाँ रहने दोगे तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन के हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया? एल आ गया। हाँ कि ना? यहाँ पे अगर एम का वैल्यू निकालोगे बुआ, क्या लिख सकते हो? बी बाई के लिख सकते हो। यहाँ पे एन का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिख सकते हो बुआ? एन का वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, ये इससे निकालोगे, इससे इसका एन का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सी बाई के लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो अगर आपको एल पता चल गया, एम पता चल गया, एन पता चल गया और रिलेशन जानते हो, तो क्या एल के जगह मैं लिख सकता हूँ भाई? किसको लिख सकता हूँ? ए बाई के का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बाई के का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो? बी का स्क्वायर बाई के का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हो? के का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 लिख सकते हो। हाँ कि ना? क्योंकि सब स्क्वायर है सब में। तीनों का एलसीएम लोगे तो बुआ हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अब अपॉन क्या हो जाएगा? के का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या के को शिफ्ट कर सकते हो, ये को शिफ्ट कर सकते हो, ये इधर क्या आ जाएगा बुआ, के का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ कि ना। अब जब ध्यान से देखो, जब के का वैल्यू यहाँ से निकालने जाओगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर। के का वैल्यू आपने कितना निकाला, के का वैल्यू आपने कितना निकाला, के का वैल्यू आपने निकाला प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किसका वैल्यू आया है, के का। जब के का वैल्यू आ गया आपका, के का वैल्यू कितना आया आपके पास बुआ, रूट अंडर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के का वैल्यू आ गया। तो आप जब यहां से एल निकालने जाओगे, है ना, एल निकालना तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन प्लस माइनस रूट अंडर के का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, के का वैल्यू पुट क्या कर सकते हो बुआ, के का वैल्यू क्या निकाले हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का वैल्यू निकालने जाओगे, ठीक है, बी अपॉन के का वैल्यू क्या है भाई, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इक्वल टू क्या निकाल सकते हो बुआ, सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस। ये देख रहे हो ना, यही आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन में आता है, ये क्या है आपके पास, डायरेक्शन कोसाइन है, एल इक्वल टू। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक 3 नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो 3 नंबर ऐसा है जो कि प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल और एम और एन के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको बताएं कैसे वो प्रोपोर्शनल को कैसे डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे हमको एल का वैल्यू निकाल ली, एम का वैल्यू निकाल लिया और एन का वैल्यू निकाल लिया, और हम जानते हैं एम और एल एम एन का स्क्वायर जो होता है रिजल्ट 1 होता है। हम यहाँ वैल्यू पुट कर दिए हैं, यहाँ पर किसका वैल्यू निकाल, के का वैल्यू निकाल लिया और के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। तो एल का जो आ गया, एम का जो और एन का आ गया। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें, इसको आप लोग लिख लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे बुआ कि पूछा जाएगा आपसे कि ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी क्या आपके पास डायरेक्शन रेशियो है, रेशियोज, देन फाइंड डायरेक्शन, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो आप जानते हो कि एल इज इक्वल टू क्या पढ़ रहे हैं, ए बाई रूट अंडर क्या पढ़े हो, एल स्क्वायर प्लस एम रूट अंडर प्लस माइनस था ना, ए स्क्वायर प्लस क्या पढ़े हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी तुरंत देखे हो। एम इज इक्वल टू क्या देखे बुआ, बी अपॉन रूट अंडर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था, सी स्क्वायर, प्लस माइनस यहाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही लिख दो कोई इसमें नहीं। एन इक्वल टू क्या देखे थे, सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन क्वेश्चन हो गया। डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल लोगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करते 3 4 5 दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो, 3 4 5 क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। डायरेक्शन कोसाइन जब करेगा फाइंड, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, क्या पूछेगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा। तो आप जानते हो एल इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन, ये आपका ए का वैल्यू हो गया, ये बी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया। तो ए अपॉन मतलब 3 अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर करो बुआ 9 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सी का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये आपका किसका वैल्यू आ गया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया, एल का वैल्यू है। एम निकालना चाहोगे तो एम बराबर क्या होता है, बी बाई, तो बी कौन है 4, 4 अपन क्या लिखोगे रूट अंडर सेम आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 आ जाएगा। एन का वैल्यू आएगा तो क्या लिख सकते हो 5 अपॉन सेम चीज लिख दोगे 9 प्लस 16 प्लस क्या लिख दो 25, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया। डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे, ठीक है। अब बहुत बच्चे को मन में आता है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बहुत बच्चे को मन में आता है जब मेरे पास कोई पॉइंट दिया रहेगा तो मैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो कैसे समझूंगा। अब एक क्वेश्चन बच्चे के मन में आता है, देखो खुद से करके देखोगे तो ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो एक बच्चे को मन में सवाल आता है कि सर हमको डायरेक्शन कोसाइन, जैसे सपोज करते हैं 1/√2 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है और आपके पास दिया हुआ है 1/√2 ही दिया हुआ है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कोसाइन है कि डायरेक्शन रेशियो कैसे पता चलेगा, तो वो सबका स्क्वायर करके जोड़ के देखना है। स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे कितना 1/2 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे क्या 1/2 आएगा। सबका स्क्वायर करो तो स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस
1/√2 का स्क्वायर। स्क्वायर करने पे देखो तो सम करोगे कितना आएगा, 1/2 आएगा, प्लस 0 प्लस 1/2 आएगा। ऐड कर दोगे तो कितना 2 आ जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1, कुल कहानी में 2/2 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो ये जो देख रहे हो 1/√2, वही ये जो देख रहे हो ये आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। क्या है, डायरेक्शन रेशियो। देखिए कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज करते हैं हम मल्टीप्लाई कर दे √2 से, तीनों में मल्टीप्लाई कर दें तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब ये जो पॉइंट देख रहे हो 1 0 1, अब ये डायरेक्शन कोसाइन होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर करके जोड़ो तो भाई 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर कितना 2 आ जा रहा है। अच्छा डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन कोसाइन का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब जो ये देख रहे हो, यहाँ जो रिजल्ट देख रहे हो ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी इसी को हमको बोलना चाहिए डायरेक्शन, ये कोसाइन था, डायरेक्शन क्या था, कोसाइन था। ये जो मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर का सम 1 नहीं हो रहा है, इसका स्क्वायर का सम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो मेरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखना, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको देखना, इसका स्क्वायर का सम अगर 1 आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन, अगर स्क्वायर का सम 1 नहीं आया तो डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन अगर रेशियो दिया हुआ है ABC, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोलेगा तो बोल सकते हो A/√2 प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/√2 प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा, C/√2 प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में जाते हुए क्वेश्चन देना चाहता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ बुआ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि अगर आप जानते हो, आज हम पहले क्वेश्चन देने से पहले हम लोग ने क्या क्या देख लिया उसको तो डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग ने देखा कि वेक्टर को 3D में कैसे बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को किस फॉर्म में देखें, 3D फॉर्म में देखें। दूसरा हम लोग देखा प्रोजेक्शन, बुआ प्रोजेक्शन मतलब परछाई। ठीक है, प्रोजेक्शन देखें। तीसरा हमने देखा डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डायरेक्शन कोसाइन। तीसरा हमने पढ़ा, चौथा सॉरी, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो पढ़ा है। तो 4 टॉपिक हमने कवर किया है डायरेक्शन रेशियो। अच्छा इसके बीच में एक रिलेशन भी देखे ना, इसका रिलेशन था कि भाई क्या था, L का स्क्वायर M का स्क्वायर और N का स्क्वायर क्या था 1। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन एक देना चाह रहा हूँ। आज का क्वेश्चन ये है कि इफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखोगे, जिस बंदे को ट्रिगो आता है ये करके कर लेगा, और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप देखो, जब तक आप लिखोगे नहीं, खुद से बनाओगे नहीं तो समझ में आएगा। आप केवल देखते मत रहो, उसको लिखना भी। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़िए, है ना, देखें। ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए। ओके, थैंक यू।